स्वागत है आपका खास शो मठाधीश में, जिसमें हम आपको बताते हैं ऐसे किस्से जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से कभी मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी कहानियां जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए गुनाह की दलदल में कदम रखा और फिर राजनीति के गलियारों में अपने पैर जमा दिए और खुद को जनसेवक बताने लगे या फिर जनसेवक बन गए। नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर नंबर 1 शो मठाधीश, सियासत और अपराध का कॉकटेल। आज के मठाधीश के एपिसोड में बात करेंगे उस बाहुबली की जिसके पैरों के निशान अपराध की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक यानी राजनीतिक रण में छप गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे जिनका दबदबा छात्र राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारों से लेकर विधानसभा के पटल तक रहा। इन्हीं में से एक हैं अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक बाहुबली अभय सिंह। अभय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और उसके बाद अपराध के जरिए सत्ता तक पहुंच गए। जुर्म की दुनिया से सत्ता के सिंहासन तक उनका यह सफर बेहद विवादित और रोमांचक रहा। बाहुबली अभय सिंह की कहानी यूपी के राजनीति के उस जटिल ताने बाने को दर्शाती है जहां अपराध और राजनीति की सीमाएं अक्सर मिट जाती हैं। छात्र जीवन की वर्चस्व की लड़ाई उन्हें जेल तक ले गई, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने अभय सिंह को विधायक की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आज भी उनके विरोधी और समर्थक दोनों ही अभय सिंह की शक्ति और दबंगई को मानते हैं। अभय सिंह का सफर दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बाहुबल से सत्ता तक पहुंचने का एक आम जरिया रहा है, जिनकी कथाएं राजनीति के इतिहास का अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा ऐसी कहानियां पैदा की जहां खून की प्यासी दुश्मनी में बदल गई और जेल की काल कोठरी से सत्ता के रास्ते खुले। आज हम बात कर रहे हैं उस जमीन के एक ध्रुव तारे की, अभय सिंह, जिनकी कहानी छात्र नेता की यूनिफॉर्म से लेकर बाहुबली के तमगे और अंततः विधायक के सिंहासन तक का एक तूफानी सफर रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई चेहरे समय के साथ उभरे और खो गए, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हार और जीत के बावजूद जमीन से जुड़े रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की। जो अपराध की या जराइम की दुनिया में जो इन लोगों की यात्रा शुरू हुई वो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से शुरू हुई। उस समय धनंजय और अभय दोनों एक ही थे, एक ही ग्रुप माना जाता था, एक ही गैंग माना जाता था। इनकी हमारी जो मुलाकात हुई या इनके जो कार्यकलाप हैं उनसे मैं वाकिफ़ हुआ था जब ये लोग जौनपुर में थे। मैं सीओ सिटी जौनपुर था, ये दोनों लोग टीडी कॉलेज में पढ़ते थे। छात्रों का जो उत्पात था वो उस समय अपने चरम पे था। अभय सिंह थोड़ा सा पॉलिटिकली मजबूत थे वहाँ पर जौनपुर में, क्योंकि इनके नाना श्री राज केसर सिंह साहब वो मेंबर पार्लियामेंट थे जौनपुर से, संभवतः भारतीय जनता पार्टी से थे अगर मुझे सही याद है तो इस वजह से इनके पीछे लोग इकट्ठा होते रहे और उन्होंने वहाँ पर इन दोनों लोगों ने बाकी वहाँ के तमाम और छात्र नेताओं के साथ मिलकर छात्र कर्फ्यू का 2 बार आयोजन किया। उसमें पूरे शहर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, बमबाजी हुई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ 2-2.5 साल में रहा सीओ सिटी जौनपुर। उसके बाद मैं आजमगढ़ गया, आजमगढ़ से फिर मैं लखनऊ आया। ये कहानी एक ऐसे नेता की जिसने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, 2 बार विधायक बने, कई साल जेल में रहे और फिर भी जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा। आज हम आपको उस बाहुबली नेता की जन्म कुंडली दिखाने जा रहे हैं जिसने मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ भी रहा, जुर्म का ककहरा सीखा, जिसने धनंजय सिंह से अपनी जान की कीमत पर अदावत पाली, जिसने योगी सरकार के बीच खुलेआम अपनी महत्वाकांक्षा पेश की। लखनऊ आते ही मैं सीओ महानगर हुआ तो यूनिवर्सिटी हमारे जुरिस्डिक्शन में थी। महानगर थाना, अलीगंज थाना और हसनगंज जिसमें यूनिवर्सिटी पड़ती है, वहाँ जाने पर मुझे पता लगा कि यहाँ भी
वही उत्पात है या वही अपराध है, और उसमें भी प्रमुख रूप से नाम धनंजय सिंह और अभय सिंह का आया। उस समय वहाँ प्रॉक्टर थे प्रोफेसर शुक्ला, जो शायद फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होके रिटायर हुए, अभी भी थे। प्रॉक्टोरियल बोर्ड से पुलिस का संबंध बहुत अच्छा रहता था। राजेश कुमार राय साहब एसपी ट्रांसगुमती थे और शुक्ला जी उस समय एसएसपी थे। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को में इस तरह के जो रोज का बवाल था, इसको सुधारने की बड़ी कोशिश की। चुनौती दी ये कहानी अयोध्या के गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह की, जो अब बागी विधायक हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो भाजपा के पाले में आ गए। छात्र नेता से लेकर माफिया और फिर सत्ता की गलियारों तक पहुंचने का उनका सफर कितना खूनी और नाटकीय रहा है। छात्र नेता से माफिया और फिर विधायक बनने तक कैसे अभय सिंह ने जुर्म और सियासत की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। जौनपुर के एक छोटे से घर में 25 मई 1974 को एक लड़के ने जन्म लिया, जिसके ख्वाब सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बेहद बेमिसाल थे। अभय सिंह, जिनके नाना बीजेपी के सक्रिय नेता थे, बचपन से ही राजनीति की हलचल और सत्ता के खेल से परिचित रहे। वहीं से उनके भीतर अपनी पहचान बनाने और दबदबा जमाने की आग सुलगने लगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते समय ही उनका व्यक्तित्व निखरने लगा। केवल किताबों में ज्ञान नहीं, बल्कि छात्र राजनीति की जंग और सत्ता के खेल में कदम रखने का अभय सिंह का जुनून साफ नजर आने लगा। यही वो दौर था जब साधारण छात्र से अग्निपथ की ओर बढ़ते नेता का पहला कदम बढ़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में प्रवेश के साथ ही अभय सिंह ने अपनी एक अलग छवि बना ली। छात्र संघ के चुनाव में उन्होंने न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों पर हथियार उठाकर सत्ता और दबदबे की छवि भी गढ़ी। यहीं से शुरू हुआ अभय सिंह का राजनीतिक अपराध का सफर, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया नेताओं के ठेकेदारी, वसूली, राजनीतिक दबदबे का हुनर सीखा। अभय सिंह कभी किसी से डरे नहीं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों को बखूबी निभाया, क्योंकि उन्हें राजनीति और राजनीति का प्राधिकरण दोनों बखूबी आता था। आज अभय सिंह की कहानी केवल राजनीति की नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, सत्ता और डर का खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें पूर्वांचल का हर गलियारा उनकी कथाओं और विवादों से गूंजता है। 25 मई 1974 जौनपुर की गलियों में एक लड़के ने जन्म लिया। हमसे पहले केबी सिंह वहाँ सीओ महानगर थे। केबी सिंह वहाँ उत्पाती लड़कों से कोई बातचीत करने के लिए, कैंपस के भीतर कोई उपद्रव हुआ था, बातचीत करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे। उस ज़माने में सबके पास महिंद्रा जीप हुआ करती थी, सर्किल ऑफिसर्स के पास। तो ये उतरे तो उनके साथ इन लोगों ने मैन हैंडलिंग कर दी, और ज़्यादा मैन हैंडलिंग कर दी। अखबारों में छपा, बहुत बवाल हुआ, और फिर तब तक मैं आजमगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ गया था, तो मुझे वहाँ पर लगाया गया। वहाँ चूँकि इन दोनों से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित था, इनके जो गैंग मेंबर्स हैं, इनके काम करने के तरीके इससे भी अच्छी तरह परिचित था। पूरी तरह से ये लिप्त रहते थे आपसी झगड़े में, और गुटबाजी बहुत थी उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में। छात्र नेताओं में बहुत गुटबाजी थी, पश्चिम बनाम पूरब और इस तरह से तमाम जातियों में, जिसकी आंखों में सिर्फ खेल नहीं बल्कि सत्ता और दबदबे का अपना झलकता था, सपना था। छोटे से घर में खेलते खेलते ही अभय सिंह ने महसूस कर लिया कि उनके खून में राजनीति बहती है। उनके नाना भाजपा के नेता थे और यही राजनीतिक विरासत उनके भीतर एक आग की तरह सुलग रही थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्लासरूम की किताबों ने उनकी सोच को आकार दिया, लेकिन असली शिक्षा तो राजनीति और सत्ता के खेल में मिली। लेकिन यहाँ आके इन लोगों ने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। अभय सिंह ने खासकर बीएसएनएल में उस समय सब जगह जगह लाइनें बिछाई जा रही थीं, E10B के एक्सचेंजेस नए नए क्रिएट किए जा रहे थे, तो बहुत ढेर सारा काम उसमें आया था। तो एक तो काम बीएसएनएल की जो खुदाई और केबलिंग, दूसरा बिजली विभाग के टेंडर, तीसरा नगर निगम के टेंडर, चौथा PWD के टेंडर, इन सब में इन लोगों ने फोर्सफुली जाके कब्जा करना शुरू किया और इस तरह की बात शुरू हुई। अभय और धनंजय में जो डिफरेंसेस हैं उसमें शुरू ये हुआ, यहीं लखनऊ का एक लड़का था, अगर नाम मुझे सही याद है तो, अभिषेक सिंह,
ये पुराने शहर का कहीं का रहने वाला था और ये धनंजय का ज़्यादा करीबी था। हालांकि उस समय कोई इधर अलग बिलग होने की बात नहीं थी। उसको एक टेलीफोन के जो BSNL का एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में किसी दूसरे को काम दिया जा रहा था या काम हो रहा था, उसको रुकवाना था या पैसे की कोई डील होनी थी, इसको वहाँ भेजा गया जहाँ पर इसकी हत्या हो गई। हर चुनाव, हर झगड़ा, हर समझौता उन्हें एक साधारण छात्र से लेकर पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली नेता की ओर ले जा रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय में कदम रखते ही अभय सिंह ने अपनी अलग छवि बना ली। छात्र संघ चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर हथियारों और शौर्य की छाप छोड़कर उन्हें दिखा दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि कर दिखाने की भी है। यही वो दौर था जब उन्होंने अपराध और राजनीति के बीच पतला सा फर्क समझा और खुद को उस खेल का माहिर खिलाड़ी बना लिया। मुख्तार अंसारी हो, धनंजय सिंह हो, ठेकेदारी हो, अवैध वसूली हो, दबदबे का तरीका सीखा। धीरे धीरे जौनपुर और पूर्वांचल की गलियों में उनका नाम सत्ता, डर और रहस्यमय का पर्याय बन गया। अभय सिंह की कहानी केवल राजनीति की नहीं है, यह महत्वाकांक्षा, शक्ति का, विवाद का संगम है, जहां हर कदम पर लड़ाई, चालाकी, साहस की गूंज सुनाई देती है। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कदम रखते ही अभय सिंह ने अपने बाहुबल का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस को दहला दिया। धनंजय सिंह और अरुण उपाध्याय जैसे अपने करीबियों और दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा दुर्दांत गैंग खड़ा किया जिसके डर ही सबसे बड़ा हथियार था। उस गैंग से सभी लोग डरते थे। छात्र राजनीति के नाम पर दबंगई, गैंगवार की शुरुआत यहीं से हुई। दबंग छात्र नेता ओमकार भारती बाबा पर हथियारों से लैस होकर किया गया फिल्मी स्टाइल में हमला उनकी पहली बड़ी आपराधिक पहचान बन गई। इस हमले ने साफ कर दिया कि अभय सिंह अब सिर्फ छात्र नेता नहीं बल्कि बाहुबल और अपराध की दुनिया में भी बड़े नाम बन चुके थे, या यूं कहें कि कदम रख चुके थे। यह वही दौर था जब अभय सिंह ने पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के शांत माने जाने वाले कैंपस में AK-47 और स्टेनगन जैसे आधुनिक हथियारों की एंट्री करवा दी। जल्द ही उन पर छात्र नेता गुड्डू सिंह की हत्या का आरोप लगा और यहीं से अभय सिंह पहली बार जेल के गए और जेल का रास्ता तय किया। यानी साफ है कि अभय सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति और अपराध दोनों को एक सिक्के के दो पहलू बनाकर काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कदम रखते ही अभय सिंह ने अपने बाहुबल का लोहा मनवा दिया। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त धनंजय सिंह और अरुण उपाध्याय के साथ मिलकर एक बड़ा गैंग बनाया। दबंग छात्र नेता ओमकार भारती बाबा पर असलहों से लैस होकर फिल्मी स्टाइल में अटैक किया गया। अभय सिंह जी तो बहुत शानदार नेता हैं, हम लोगों को शुभचिंतक हैं, गोसाईगंज के जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय लीडर हैं और सबके सुख दुख में खड़े होने वाले नेता हैं और उनका व्यवहार सबके लिए बहुत शानदार है। गोसाईगंज को वो विधानसभा नहीं अपना परिवार मानते हैं। हमला उनकी पहली बड़ी आपराधिक घटना थी। अभय सिंह ही वह छात्र नेता थे जो पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में AK-47 और स्टेनगन जैसे हथियारों का प्रदर्शन किया और ऐसे अपराधों ने उन्हें बड़ा नेता भी बना दिया। लोग जो आकलन करते हैं कि समाजवादी पार्टी से जाने के बाद करियर कैसा होगा, तो लोगों को जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से उनका भविष्य नहीं है, उस सीट का भविष्य समाजवादी पार्टी पे अभय सिंह जी की बदौलत है। नेताजी वहाँ चुनाव लड़ते थे माननीय अभय सिंह जी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी खाते में थी। वो जिस दल से चुनाव लड़ेंगे वही दल शानदार हो जाएगा उनके लिए। उन पर छात्र नेता गुड्डू सिंह की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद वो पहली बार जेल गए। असलहों से लैस होकर किए गए इस फिल्मी स्टाइल के हमले ने अभय सिंह को लखनऊ में रातों रात चर्चा में ला दिया। इस फिल्मी अंदाज के हमले ने अभय सिंह को लखनऊ में रातों रात कुख्यात भी बना दिया। कैंपस की राजनीति और अपराध की पाठशाला बन चुकी थी अब लखनऊ यूनिवर्सिटी और अभय सिंह उसका सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभर चुके थे। जेल एक ऐसी जगह जहां आम इंसान केवल सजा काटता है, वहीं अभय सिंह ने इसे अपनी ताकत और साम्राज्य का स्कूल बना लिया। सलाखों के पीछे बिताए गए दिन सिर्फ उनके जीवन की सजा नहीं थी, बल्कि पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने का आरंभिक मंच बन गया। यही जेल की चार दीवार के भीतर उनका सामना हुआ पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से। ये पहला नजदीकी सिर्फ परिचय नहीं थी, ये धीरे धीरे साजिशनुमा साजिश में भी बदल गई।
मुख्तार के साथ ही अभय सिंह जौनपुर या लखनऊ के दबंग नहीं रहे, उनकी हैसियत अब पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में फैल गई थी। खेल अब सिर्फ राजनीति का नहीं रहा। फैजाबाद से गाजीपुर, मऊ से आजमगढ़, हर जगह अभय सिंह की समानांतर सत्ता दिखाई देने लगी। रेलवे के ठेके हो, स्क्रैप हो, कारोबार हो, अवैध वसूली हो, दबंगई हो, काले कारोबार में उनकी दखल बढ़ती गई। जेल ने उन्हें केवल सजा नहीं दी, बल्कि पूर्वांचल के राजनीतिक खेल का मास्टर स्ट्रोक बनने का पाठ पढ़ाया। इसी समय से अभय सिंह का नाम सत्ता, डर, रहस्य और बाहुबल, दबंगई का पर्याय बन गया। जेल वही जगह थी जहां अभय सिंह ने अपनी ताकत को माफिया नेटवर्क से जोड़ा। सलाखों के पीछे बिताए गए दिन सिर्फ उनकी साजिश नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने का पहला असली खेल बन गए। यही जेल की अंधेरी गलियारों से उनकी मुलाकात पूर्वांचल के उस वक्त के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी से हुई। यह कोई साधारण परिचय नहीं था, धीरे धीरे रणनीतियों की साझेदारी में बदल गया। मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के साथ ने स्थानीय दबंगों को पीछे छोड़ दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी तो कहेगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो तो विपक्ष है, वो तो दल में है, लेकिन उनकी मजबूरी थी ना। समाजवादी पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि वो उस दल में चुनाव रह के लड़ ही नहीं सकते थे। अब वो सूर्यवंशी ठाकुर हैं, अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं, उनके कुल खानदान के भगवान श्री राम थे और उन्हीं को जो है बंदिश लगा दी गई कि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप बता दिए, समाजवादी पार्टी कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता आज तक गया दर्शन करने राम मंदिर का? आप बताइए, कोई गया दर्शन करने? क्यों नहीं गया? क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफिशियल रूप से चीजों को रोक रही है कि कोई दर्शन करने ना जाने पाए। लेकिन अयोध्या की धरती पे रह करके भगवान राम को इग्नोर करके कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई आदमी राजनीति कर सकता है? ये संभव है? आप बताइए, संभव है? उनकी हैसियत पूरे पूर्वांचल के नेटवर्क तक फैल गई। खेल अब सिर्फ राजनीति का नहीं रहा। फैजाबाद की गलियों से लेकर गाजीपुर की सड़कों तक, मऊ के ठेकों से लेकर आजमगढ़ के कारोबार तक अभय सिंह की समानांतर सत्ता दिखाई देने लगी। रेलवे का ठेका हो, स्क्रैप हो, अवैध वसूली हो, दबंगई हो, हर बड़े काले कारोबार में उनकी पकड़ बढ़ती गई। जेल ने उन्हें केवल सजा नहीं दी, बल्कि पूर्वांचल के भू राजनीतिक खेल का मास्टर स्ट्रोक बनने का पाठ भी पढ़ा दिया। सलाखों के भीतर सिखाई गई शक्ति और डर की बुनियाद ने अभय सिंह को एक डरावना लेकिन करिश्माई बाहुबली बना दिया गया। अब हर गली, हर ठेके, हर राजनीतिक मंच पर उनका नाम सत्ता, खतरनाक रणनीति और रहस्य का पर्याय बन चुका था। अभय सिंह का आपराधिक इतिहास सिर्फ आरोपों की लंबी फाइलें नहीं, बल्कि खून की गोलियों और भय की कहानी है। उनके नाम दर्ज मुकदमे महज कानूनी कागज नहीं है, हर एक संगीन केस उनके डर और दबदबे का जीवन प्रमाण बन गया। सबसे सनसनीखेज और चर्चा में रहने वाला मामला था लखनऊ के जेलर आर.के. तिवारी की हत्या। सोचिए, राजभवन के ठीक सामने दिन दहाड़े गोली चली और पूरा सिस्टम स्तब्ध हो गया। ये वो पल था जब अभय सिंह का नाम मुख्य आरोपी के रूप में नाम सामने आया। राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई इस वारदात ने साबित कर दिया था कि उनके खौफ की कोई सीमा नहीं है। हर वारदात उनके दबदबे और रहस्य को गहरा करती गई। अब ये साफ था कि अभय सिंह सिर्फ राजनीति या अपराध का नाम नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में डर और सत्ता का पर्याय बन चुके थे। सलाखों के भीतर या बाहर उनकी कहानी हमेशा खतरनाक, अप्रत्याशित और रहस्यमय रही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभय सिंह का आपराधिक इतिहास सिर्फ आरोपों और मुकदमों की फाइल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। एक कहानी है खून, गोलियों और भय से गढ़ी एक जिंदगी की। हर एक दर्ज मामला उनके नाम के साथ सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भय और दबदबे की मिसाल बन गया। सबसे सनसनीखेज और हैरान करने वाला पल लखनऊ के जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड था। राजभवन के सामने दिन दहाड़े गोलियों की चरचराहट की आवाज और खून का बहाव, जिससे पूरा सिस्टम थर्रा गया। इस हत्याकांड में अभय सिंह का नाम मुख्य आरोपी के रूप में उभरा। ये केवल हत्या नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एक चेतावनी थी। और अब पूर्वांचल का खेल और बादशाह दोनों बदल चुके थे। जनता के बीच में क्रेज का मतलब यह है कि जनता जितना सरल और सुलभ तरीके से उनको आज तक पाई है, किसी जनप्रतिनिधि नहीं पाई है गोसाईगंज में। फैजाबाद की राजनीति में कोई इतना सुलभ और सरल व्यक्ति नहीं है, इतना माननीय विधायक जी हैं। उनके घर आप चले जाइए, जो व्यवस्था वहाँ अमीरों के लिए है, वही व्यवस्था वहाँ गरीबों के लिए है। वहाँ जात धर्म का कोई मतलब नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं हमेशा जो है गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज है। ये जान लीजिए आप।
फैजाबाद की गलियों से लेकर गाजीपुर तक, आजमगढ़ से मऊ तक हर जगह अभय सिंह की छाया थी। रेलवे से लेकर हर ठेके में उनका कारोबार में उनका हाथ था। हर कदम, हर वारदात, हर दबदबे और रहस्य को गहरा करती गई। जेल हो या खुले मैदान, अभय सिंह की कहानी हमेशा खतरनाक, अप्रत्याशित और रहस्यमय रही। उनके लिए डर सिर्फ एक हथियार था और सत्ता का खेल उनकी पहचान थी। जुर्म की दुनिया में अपनी दहशत की इबारत दर्ज करने वाले अभय सिंह अब केवल बाहुबली नहीं रहे, उनकी राजनीति की सबसे मजबूत ढाल ओढ़ ली थी अभय सिंह ने और अपराध को सत्ता का हथियार बना दिया था। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोसाईगंज से पहली बार विधायक चुने गए और दबंग छवि के बावजूद डर, पैसा और नेटवर्क के दम पर अभय सिंह को जीत हासिल मिली। अब वो लोकप्रिय भी हो चुके थे। एक बार विधायक की कुर्सी पर बैठते ही अभय सिंह ने साफ कर दिया कि अब सत्ता का खेल उनके नियमों से चलेगा। 2017 में जरूर हार मिली, लेकिन यह हार केवल अस्थायी मोड़ थी। अपराध और राजनीति का गठजोड़ इतना गहरा था कि 2022 में वो फिर लौट आया। वहीं गोसाईगंज, वही मुकाबला और फिर से बीजेपी की आरती तिवारी यानी खब्बू तिवारी की पत्नी, जो पहले विधायक थे, उनके शिकस्त दी। दूसरी बार विधायक बनते ही अभय सिंह ने तय कर दिया कि इस सीट पर उनका दबदबा अटूट है और अयोध्या की गोसाईगंज की सियासत इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब बाहुबल, धनबल, नेटवर्क, माफियागिरी एक साथ खड़े हों तो विचार और नीति दोनों पीछे छोड़ जाते हैं। मैदान में बचता है तो सिर्फ डर, दबदबा और दहशत। जुर्म की गलियों में दहशत का साम्राज्य खड़ा करने के बाद अभय सिंह ने समझ लिया था कि असली ताकत अब सिर्फ बंदूक में नहीं बल्कि सत्ता की मोहर में है। इसलिए उसने अपराध की परछाई को राजनीति की चकाचौंध में ढक लिया। अब उसकी पहचान सिर्फ एक बाहुबली की नहीं रही बल्कि एक ऐसे नेता की बन गई जिनके पीछे डर था, पैसा था और नेटवर्क, ये तीनों खड़े थे। व्यक्तिगत व्यवहार के, मैंने देखिए कुछ तो उनका, पहली चीज तो कुछ उनका व्यक्तिगत है नहीं, सारी चीजें सामाजिक हैं। सुबह सुबह 7 बजे से लेके रात में 11 बजे तक वो पॉलिटिकल आदमी है, सामाजिक आदमी है। तो समाज में ही उनको रहना है। अगर हम लोगों से भी मिलते हैं तो एक सामाजिक तरीके से ही मिलते हैं, व्यक्तिगत उनका कुछ है ही नहीं। 24 घंटा जनता की सेवा में रहते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं, यहाँ से ले करके लखनऊ तक करते हैं। लखनऊ में उनको सरकारी आवास मिला हुआ है। उस आवास पे स्थिति ऐसी है कि कोई सिंगल आदमी उनके परिवार का, उनके रिलेशन का नहीं रहता है। यहाँ तक कि हम लोगों की भी एंट्री नहीं है। वहाँ सिर्फ क्षेत्र की गरीब जनता जाती है, जिसको दवा कराना हो, जिसको हॉस्पिटल जाना हो, सारी व्यवस्था वहाँ रहती है। कि जो यहाँ का आदमी है, लोग कमरा नहीं ले पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, होटल में सबकी हैसियत नहीं है कि लखनऊ रुक करके होटल में कमरा लेके दवा इलाज करा। उसके लिए उनका विधायक आवास जो है, समझ लीजिए कि धर्मशाला है। खाना पीना सारी व्यवस्था, सब चीज वहाँ पे जो है विधायक जी के आवास पे सबको मिलती है। इसलिए ऐसा बहुत कम जनप्रतिनिधि ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जो अपने विधायक आवास को इस तरीके से जो प्रयोग करते हैं। और इसी खेल के सबसे बड़े मोहरा या सबसे बड़ा बादशाह अभय सिंह बन गए, जिनके मैदान भी अभय सिंह का, खेल भी अभय सिंह का, खिलाड़ी और एम्पायर भी अभय सिंह का। अभय सिंह के जीवन का सबसे खतरनाक निर्णायक मोड़ रहा पूर्व बाहुबली
धनंजय सिंह से उनका टकराव, जो पहले विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और अभी भी धनंजय सिंह का बाहुबली के रूप में दबदबा है। ये दो दोस्तों के टकराव थी। ये दुश्मनी सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, बल्कि पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक खून की गोलियों और साजिशों की एक लंबी कहानी बन गई। अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि अभय सिंह की कहानी उसी पुरानी जुर्म पे लौटती दिख रही है, जहां से उन्होंने बाहुबल से लेकर विधायक बनने का सफर तय किया। बाराबंकी में रेलवे के ठेकेदारी से का मसला हो, कमीशन का मसला हो, ठेका चलाने के बदले पैसे की शर्त हो, ना देने पर जान से मारने की धमकी, डर, दबदबा और दबाव उसी पुराने खेल की फिर वापसी का संकेत देती है। सवाल अब यही है, क्या वाकई में अपराध खत्म हो रहा है या सत्ता की छांव में उसके हौसले एक बार फिर बढ़ गए। हालांकि अभय सिंह ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए राम मंदिर उद्घाटन के बाद से। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अभय सिंह की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय लिखा गया था उस दिन जब उनकी राह पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह से टकरा गई। पूर्व विधायक और बाहुबली धनंजय सिंह से टकराव हो गया। दो नाम, दो दबदबे और इनके बीच बहता खून। ये दुश्मनी सिर्फ निजी नहीं रही, ये पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक दहशत की पहचान बन गई। बाहुबली लिखा हुआ है इसलिए लिखा हो क्योंकि वो छात्र नेता रहे। छात्र राजनीति में जो है वो पहले तो अधिकारी बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती गई। वहां कुछ ऐसे मामले आ गए, चूंकि थोड़ा स्वाभिमानी थे तो विवाद हो गया, विवाद के बाद विरोध हो गया, और जब विरोध हो गया तो चीजें बदल गई। तो इसलिए जो है दुश्मनी और रंजिशें होती चली गई। तो आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, प्रिकॉशन के लिए, तो भाई गाड़ी घोड़ा काफिला सब चलने लगा तो लोग बाहुबली कहने लगे। उनके नाम के आगे बाहुबली शब्द लगाए, इससे कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है आपको क्या लगता है? देखिए, बाहुबली शब्द कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, किसी के भी लिए नुकसान वो सबको करता है, लेकिन बाहुबली आदमी उनको दूर से जानता है, जो पास जाता है वो जानता है कि वो है क्या। गोलियों की आवाजें, साजिशों के साए और मौत की परछाइयां, सब कुछ इस अदावत का हिस्सा बन गया। और अब ऐसा लगता है कि वक्त ने एक बार फिर उल्टी दिशा में रफ्तार बढ़ा दिया है, यानी उल्टी दिशा में चल पड़ा है। अभय सिंह की कहानी लौटती दिख रही थी उसी रास्ते पर जहां जुर्म उसे सत्ता तक लेकर गया। और वहीं से ये झगड़ा शुरू हुआ। वो जौनपुर से रिलेटेड था कहीं से, अभय उसको अच्छी तरह जानते थे, धनंजय ने उसको भेजा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के अपराध का क्रम जब बढ़ता गया तो उस तरफ पीछे वाले गेट के पास एक चाय की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर इन्हीं लोगों का एक सहयोगी था, वो बैठ के चाय पी रहा था और उसे गोली मार दी गई। उसमें अभय और धनंजय दोनों नामजद हुए। फिर उस अपराध में इनकी गिरफ्तारी हुई, अभय की भी हुई और धनंजय की भी हुई। ये दोनों जेल भेज दिए गए। अभय की जेल में मुलाकात हो गई मुख्तार अंसारी से, और फिर उसके बाद जो अभय उसमें पड़े अपराध में, फिर बाकी सबको पता है, बाकी आप इतिहास भूगोल सब देख सकते हैं। और फिर इन्होंने कभी साथ छोड़ा नहीं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी दौर में अयोध्या के इस विधायक पर खुलेआम रंगदारी जैसे संगीन आरोपें लगी और व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। बाराबंकी में रेलवे ठेके से लेकर कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें अभय सिंह का नाम हुआ। ठेका चाहिए तो अभय सिंह से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभय सिंह कभी पीछे नहीं हटे। डर के सहारे सिस्टम को झुकाने की ये वही पुरानी पटकथा जिसमें हम बीते दौर की कहानी मान चुके थे, अब फिर से मंच पर लौटती नजर आ रही थी। अभय सिंह का अतीत, उनका आपराधिक इतिहास, धनंजय से दुश्मनी, मुख्तार से दोस्ती, ये सारी कड़ियां मिलकर एक ही सवाल खड़ा करती हैं, क्या यूपी में बाहुबलियों के दौर खत्म हो चुका है या सिर्फ उन्होंने अपना चेहरा बदला है? क्योंकि दोनों ही पूर्वांचल से थे, दोनों की बैकग्राउंड वहाँ जौनपुर से रिलेटेड थी, तो आपस में जो झगड़ा शुरू हुआ, फिर जो इनके साथ लोग रह रहे थे उनमें बंदरबाट शुरू हुई। कुछ इनकी तरफ हुए, कुछ उनकी तरफ हुए। दोनों तरफ के लड़कों पर मारपीट के बहुत ढेर सारे केस हुए, कुछ हत्याएं हुई। और ये जो गुड्डू बमबाज है, जो अभी भी वांटेड है, इलाहाबाद वाला, अतीक अहमद के साथ वाला, उस समय ये भी उनके साथ था।
इन्हीं दोनों के साथ था और बहुत दिनों तक वो इन दोनों के साथ रहा। जब इनका झगड़ा हुआ, ये जेल चले गए, तो काफ़ी दिनों तक वो लखनऊ में रुका, लेकिन फिर उसके बाद जब उसको लगा कि अब ये दोनों जेल चले गए हैं, थोड़ा मुश्किल है, तो फिर ये अलग अलग अपना कहीं दूर भाग गया, शायद वापस अम्बेडकर नगर चला गया। तो ये इस तरह के आपराधिक कृत्य लखनऊ में, लखनऊ कैंपस से जो ओरिजिनेट होते थे, उस समय अभय सिंह के नाम चढ़े हुए हैं। ये मामला सामने आते ही पुलिस पर बड़े एक्शन का दबाव तेज हो गया। रामसनेई घाट थाने से अयोध्या के विधायक अभय सिंह के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एफआईआर तक सिमट कर नहीं रह गई। पुलिस ने सीधे उस नस पर हाथ रख दिया जहां से पूरा नेटवर्क लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अभय सिंह के दो सबसे खास भरोसेमंद चेहरे सुरेंद्र कालिया और विक्रम सिंह और बबलू खान हथकड़ी में जकड़ लिए गए। ये वही नाम है जो सालों से पर्दे के पीछे रहकर रेलवे के ठेकों से लेकर मैनेजमेंट और वसूली की पूरी स्क्रिप्ट लिखते और चलाते थे। सूद बताते हैं कि हर बड़ा ठेका, हर सौदे की रकम हर बार दो राइट हैंड के रास्ते ऊपर तक पहुंचता था। यानी यह गिरफ्तारी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम की थी जिस पर अभय सिंह की ताकत, दबदबे से मजबूत इमारत खड़ी थी। लेकिन अभय सिंह कभी पीछे नहीं हटे, वो चाहे उनके सामने धनंजय सिंह रहे हों या फिर कोई दूसरा बड़ा बाहुबली। मामला जैसे ही सामने आया, पुलिस पर कार्रवाई का दबाव तूफान की तरह टूट पड़ा। अयोध्या के विधायक अभय सिंह के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, रंगदारी समेत। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एफआईआर की चारदीवारी में बंद नहीं रही। पुलिस ने सीधा उस जड़ पर हाथ डाला जहां से पूरा नेटवर्क चलता था और ताकत मिलती थी। देखिए, अगर अपराधियों का और राजनीति का जो ये घालमेल, या जिसको अगर ये शब्द कहा जाए कि राजनीति और अपराधियों का कॉकटेल, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ 70 के दशक से ये दौर की शुरुआत हुई। 70 के दशक में अगर आप उधर जाएं तो पहले राजनेता अपराधियों का सहारा लेते थे और वो एक उनके चुनाव में अपनी दबंगई का, अपने वोट बैंक का, अपनी बूथ कैप्चरिंग का, उसमें वो अहम रोल अदा किया करते थे। लेकिन एक जब थोड़ा समय में बदलाव आया तो इन अपराधियों को लगा कि जब हम राजनेता बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ये जो बात मन में आई, उससे अपराधियों का राजनीति में पदार्पण हुआ। अभय सिंह के सबसे भरोसेमंद और राइट हैंड सुरेंद्र कालिया और विक्रम सिंह और बबलू खान सलाखों के पीछे पहुंच गए। यही वो चेहरे थे जो अभय सिंह को पूरी कहानी पर्दे के पीछे थाम कर बैठे थे। पर्दे के पीछे से पूरा खेल इन्हीं के इशारों पर चलता था। सूत्र बताते हैं कि हर बड़ा ठेका, हर सौदा, हर हिस्सा इन्हीं दो रास्तों से ऊपर तक पहुंचता था। यानी गिरफ्तारी सिर्फ दो नामों की नहीं थी, बल्कि उस पूरे तंत्र पर सीधा वार था जिस पर अभय सिंह की सियासी ताकत और दबदबा की इमारत खड़ी थी। अभय सिंह की जिंदगी की सबसे खूनी कहानी जिस एक नाम के इर्द गिर्द घूमती है, वो है धनंजय सिंह। लखनऊ जेल की सलाखों के पीछे करोड़ों की ठेकेदारी, रंगदारी का खेल चल रहा था और वहीं दो बाहुबली एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए जो कभी जिगरी दोस्त माने जाते थे। जेल की दीवारों में गूंजा विवाद बाहर आते ही गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। धनंजय सिंह के विधायक बनते ही दुश्मनी ने सियासत का लिबास पहन लिया। महज कुछ ही दिनों बाद उनके काफिले पर वाराणसी में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं, वो भी AK-47 से, और मौत उस दिन चूक गई और धनंजय सिंह बच गए। तब से जारी है इन दो दोस्तों के बीच जबरदस्त दुश्मनी की अदावत और नाम है अभय सिंह और धनंजय सिंह। अभी एक ही कैंपस की सर्द शामों में साथ चलने वाले दो अजीज दोस्त अभय सिंह और धनंजय सिंह आज पूर्वांचल के सबसे खूनी दुश्मनी की पहचान बन चुके हैं। इसका सबसे पहले राजनीति में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से हुई। कांग्रेस ने अपराधियों को टिकट दिया, चाहे वो सीतापुर हो, गोरखपुर हो, ये दो जगह।
के एक बड़े मतलब स्थान है कि जहाँ की शुरुआत हुई। उसके बाद जो आपने कहा कि एक दौर आया कि जब 1 नंबर की सारी गाड़ियाँ काफ़िला पूरा रहता था, उसमें 5454, 333, 666, 87, 867 ये गाड़ियाँ जो मुख्तार अंसारी का था या अतीक अहमद का था, धनंजय सिंह का था या अभय सिंह का, ये सारी चीज़ें उस ढंग से चली। लेकिन अगर उसको एक और इस चीज़ में कहना ज़रूरी होगा कि उस समय के अपराधी जो थे या राजनेता थे, राजनेता जिन अपराधियों को पालते थे और वो अपराधी डकैतों को संरक्षण दिया करते थे। अभय सिंह और धनंजय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की गलियों में जन्मी दोस्ती जब लखनऊ जेल की सलाखों तक पहुंची, यानी जेल तक पहुंची, तो रिश्तों की शक्ल बदल गई और जगह ले ली करोड़ों के ठेकेदारी और जंग ने। जेल के भीतर से जो चिंगारी सुलगी थी वो बाहर आते ही 16 बन गई। रैंसम दिया करते थे, मतलब एक तब का एक अपराध अलग था, ये बाद में और बढ़ता चला गया। लेकिन अभय सिंह के मामले में मैं समझता हूँ कि ये अपराधियों में सबसे सोफिस्टिकेटेड अपराधियों में से इनका गिनती की जा सकती है। ना तो इनके ऊपर ये लगा कि इन्होंने किसी का अपहरण कराया हो, न ये लगा कि इन्होंने किसी से जो है वो फिरौती मांगी हो। ये इनके ईगो का टकराव हुआ छात्र जीवन में। ये जौनपुर में वहाँ से ये धनंजय सिंह ये सब हम उम्र के थे, एक उसके थे, तो वो वहाँ की एक जो दबंगई कह लें छात्र संघ से जो एक नेतागिरी के वो पनपे और फिर उसके बाद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय होते चले गए। फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ का उन्होंने राजनीति की और वो सब सारी चीज़ें रही। धनंजय सिंह के विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही उनके काफिले पर गोलियों की बौछार हुई। पहली बार सड़कों ने भी सत्ता और बारूद का असली रंग देखा। मौत उस दिन चुप गई और धनंजय सिंह बच गए। लेकिन उसी क्षण दोनों के दरमियान समझौतों के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। जो रिश्ता कभी भरोसे से बना था अब सख्त साजिश और बंदूकों की परछाई में जी रहा है। हर मोड़ पर बदले की सिसकी है, हर कदम पर खून का अंदेशा है। अभय बनाम धनंजय अब दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और बाहुबल की वो कहानी बन चुकी है जिसमें हर अध्याय गोलियों की आवाज के साथ खुलता है। बाहुबलियों की अदावत अब सिर्फ पूर्वांचल की सरहदों में कैद नहीं रही, उसकी परछाई अब देश की सीमाओं लाकर इंटरनेशनल गैंगवार की धड़कनों तक पहुंच चुकी है। अभय सिंह ने अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन यानी धनंजय पर सीधा और सनसनीखेज वार किया। उन्हें खुले मन से उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन करार दे दिया। अभय का दावा है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए की पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई और उसका खुलासा हुआ कि उत्तर भारत में वसूली, रंगदारी और आपराधिक नेटवर्क की पूरी कमान धनंजय सिंह के इशारों पर चलती है। यानी ये साफ है कि पूर्वांचल की सियासत की ये दुश्मनी अब बंदूकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड, इंटरनेशनल गैंग, जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुकी है। अब यह अदावत सिर्फ सत्ता की गलियों में घूमने वाला झगड़ा नहीं रहा, यह जंग अब सीधे इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के अंधेरे गलियारों तक जा चुकी है। अभय सिंह ने सरेआम वो आरोप दागा जिसने सियासत से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हलचल मचा दी। धनंजय सिंह को उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बता दिया और उनका नाम सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ दिया। अभय सिंह का दावा है कि एनआईए के पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ये सनसनीखेज बात कबूली है कि उत्तर भारत में वसूली, रंगदारी और डर का पूरा साम्राज्य बाहुबली धनंजय सिंह के इशारे पर खड़ा है। और वो ईगो का क्लैश जो है वो छात्र जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो हैं वो माफियागिरी में बदल गई। धनंजय सिंह हो गए, ये हो गए, ये सब फिर माफिया के रूप में इनके ऊपर वो आने लगे। फिर एक मतलब दो गुटों के बीच का जो संघर्ष था वो एक लड़ाई होने लगी और फिर अभय सिंह समाजवादी पार्टी से में आ गए, विधायक रहे और लेकिन अभय सिंह ने कभी अपहरण या इस ढंग की जो घटनाएं होती हैं जो जिन्हें कि माफिया कहते हैं, ये दबंग तो कह लें,
लेकिन ये माफिया इनके लिए क्या नाम अभय सिंह के लिए माफिया शब्द का, चूँकि अब वो उसमें आ गए और उसके बाद फिर कुछ हत्याएं भी हुई, तो लेकिन वो हत्याएं रैंसम को लेके नहीं हुई, अपहरण को लेके नहीं हुई, पैसा वसूली को लेके नहीं हुई, वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ईगो को लेके हुई। उसमें ये गोलियां चली, उसमें फिर ये अपराधी आए, इनके ऊपर अपराध लगे, फिर एक माफिया की श्रेणी में आ गए। इतना ही नहीं, अभय सिंह का आरोप उसी अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के जरिए है कि उन्हें फर्जी मुकदमों में उलझाने और राजनीति में हमेशा के लिए मिटा देने की खामोश लेकिन खतरनाक साजिश रची जा रही है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ दो नामों की नहीं रही, अब इसमें आमने सामने है राजनीति की ताकत, माफिया का आतंक और इंटरनेशनल गैंग की जाल। तीनों का ये जहरीला गठजोड़ आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सीने पर सबसे भारी और सबसे डरावना सवाल बनकर खड़ा है। अभय सिंह की जान पर मंडराता खतरा महज अंदाजा नहीं रहा, यह खतरा अब जांच एजेंसियों की पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज एक डरावनी सच्चाई बन चुका है। एनआईए की जांच ने उस साजिश के परतें खोली जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अभय सिंह की हत्या करने यानी उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी थी। जांच में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने भतीजे सचिन बिश्नोई को अभय सिंह की हत्या के मिशन पर अयोध्या भेज दिया था। यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के पीछे खामोशी की से मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन उसे फेल कर दिया गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। अभय सिंह की जिंदगी अब सिर्फ राजनीति की चालों से नहीं, मौत की साजिशों से भी घिरी हुई है। ये खतरा अफवाहों का नहीं बल्कि एनआईए की फाइलों में दर्ज एक खौफनाक सच है। जांच में सामने आया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त अभय सिंह की हत्या करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इस साजिश के तार सीधे अंडरवर्ल्ड के सबसे खौफनाक नाम से जुड़े लॉरेंस बिश्नोई। माफिया शब्द की अगर डिफाइन करें तो उस हिसाब से माफिया में तो फिर ये आ जाता है कि वो अपहरण भी करते हैं, रैंसम भी लेते हैं और वो वसूली भी, हफ्ता वसूली भी करते हैं। तो वो इस ढंग का अभय सिंह के लिए कि कोई ऐसी चीज़ें संज्ञान में नहीं आई कि अभय सिंह ने अपहरण करा के पैसे वसूल लिए हों, या किसी व्यापारी को जो धनाढ़ व्यक्ति को उसको उन्होंने अपने आदमी भेजे हों कि साहब हमारे गुरुजी ने, हमारे अभय सिंह ने जो है 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। ऐसा कोई अभय सिंह के ऊपर लांछन या अभय सिंह के ऊपर ये नहीं लगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने भतीजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या भेजा था और मिशन साफ था कि अभय सिंह का काम तमाम करना है। यानी लोकतंत्र के इस महासमर के पीछे खामोशी से मौत की तैयारी चल रही थी। इस पुख्ता और जानलेवा इनपुट के बाद केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा और अभय सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली। लेकिन इस सुरक्षा की टाइमिंग ने सियासत में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये सुरक्षा उन्हें तब मिली जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत कर बीजेपी को वोट दे दिया और खुलेआम ये कह दिया कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। राजनीतिक इनाम और सौदेबाजी का प्रतीक भी कहा गया। एक तरफ अंडरवर्ल्ड की सुपारी, दूसरी तरफ सत्ता की ढाल, बीच में खड़े थे अभय सिंह, जिनकी हर चाल पर अब नजर है, गैंगस्टरों की भी और सरकार की भी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि खतरा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि इस जंग में अगला निशाना कौन है। बाहुबल के साथ साथ अभय सिंह ने समय समय पर अपनी राजनीतिक अवसरवादिता भी खुलकर दिखाई है। साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से सीधी बगावत कर दी और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। पार्टी के व्हिप और निर्देशों को दरकिनार करते हुए अभय सिंह ने खुला संदेश दे दिया कि अब उनकी राजनीति पार्टी से नहीं, सत्ता के केंद्र से संचालित हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और जो मेरे मन में आया, भगवान राम ने जो कहा, क्योंकि मैं उनका वंशज हूं, वही कर दिया। अभय सिंह की सियासत अब सिर्फ सत्ता बाहुबल की कहानी नहीं रही, अब यह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की एक खुली जंग बन चुकी है। राज्यसभा चुनाव 2024 का वो मोड़ था जहां उन्होंने पार्टी नहीं सत्ता को चुना। सपा की बंद मुट्ठी से बीजेपी की खुली हथेली तक ये सफर एक वोट में तय हो गया। अखिलेश यादव की सख्त हिदायत के बावजूद अभय सिंह ने पार्टी लाइन नहीं मानी।
और सत्ता की लाइन पकड़ ली और फिर आया वो सियासी प्रतीकात्मक कदम, राम मंदिर दर्शन। ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल भी था, एक सूरबंद से जुड़ा राजपूत का निर्णय भी था जिसे सत्ता ने पढ़ लिया था और विपक्ष ने चुनौती मान लिया। यहां से टकराव सिर्फ विचारधारा का नहीं रहा, यह अखिलेश बनाम अभय का खुला मंच बन गया। एक तरफ पार्टी की निष्ठा थी, दूसरी तरफ सत्ता की नजदीकी, और अभय सिंह ने किनारा सत्ता वाला चुना। उनसे उनका दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है, हम लोगों को बांधा जा रहा है, ये उचित नहीं था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इतिहास में जाइए तो भगवान राम की वजह से भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ दिया। आज हालात ऐसे हैं कि सपा के शिविर में नहीं, सत्ता के गलियारों में गूंजते कदमों के साथ खड़े दिखते हैं अभय सिंह। ये बगावत अचानक नहीं थी, ये सत्ता की ओर बढ़ाया गया सदी हुई चाल का अगला कदम था। कहते हैं कि शतरंज में अगर मोहरे की चाल सही हो तो आगे चलकर वजीर वही बनता, और अभय सिंह ने ये साबित कर दिया और राम मंदिर में रामलला का दर्शन किया और कहा ये अंतरात्मा की आवाज है और एक सूर्यवंश के राजपूत की आवाज है। हर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज वोट डालता है, अंतरात्मा की आवाज पे हम लोगों ने वोट डाला। और जो अंतरात्मा का खात्मा चाहते हैं, अंतरात्मा भगवान की बनाई हुई चीज है, जो अंतरात्मा खात्मा चाहते हैं प्रभु श्री राम उसको ही निपटा खत्म कर देंगे। यही नहीं, अभय सिंह की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राजों की तिजोरी खुद चलकर पुलिस के सामने खुल गई। जिसमें सुरेंद्र कालिया को ताकत का साया समझा जाता था, वही अचानक बन गया सच का सबसे खतरनाक गवाह। पुलिस कस्टडी, तीखी पूछताछ और फिर एक ऐसा कबूलनामा जिसने सियासी अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी। कहते हैं जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा सहयोगी होता है, अगर वो दुश्मन बन जाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। अभय सिंह की कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब साजिश का सबसे वफादार सिपाही ही बागी बन गया। जिस सुरेंद्र कालिया को ताकत की ढाल समझा जाता था अभय सिंह की, वही पुलिस की चारदीवारी में रहस्य का सबसे बड़ा दरवाजा खोल बैठा। हथकड़ियों में जकड़े हाथ, नीचे आंखें और फिर एक ऐसा कबूलनामा जिसने सत्ता, माफिया और सियासत तीनों की नींव हिला दी। कारोबारी ईगो की लड़ाई, यह व्यक्तिगत लड़ाई उनकी, जो मतलब एक गुटों की लड़ाई कह लें। उस गुटों की लड़ाई में हत्याएं भी हुई, उसमें उनके ऊपर हत्या के मुकदमे भी दर्ज हुए, हत्या के प्रयासों के भी मुकदमे दर्ज हुए। तो वो उनका लड़ाई रही वहाँ पे। तो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी झगड़े हुए, यहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए। तो वो उस समय तो ये छात्र जीवन में थे, एक मतलब उसमें कह लें अगर अपराधी जीवन की अगर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो शुरुआत कह लें कि वहाँ हुई, वहाँ दो गुट हुए, वहाँ दो गुटों के बीच टकराव हुआ, ईगो का हुआ, उसमें उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको गोली मार दी। तो ये क्रम तो रहा। लेकिन जैसे कि एक अगर आप 70 के उस दशक चले जाएं, छबराम गिरोह, गेरंद गिरोह, ये सारे बलवीरा गिरोह, ये सब लोग ये मध्य प्रदेश में चले जाइए तो मध्य प्रदेश में कई वहाँ के हुए हैं, मोहर सिंह वगैरह। तो इनको राजनीतिक संरक्षण था और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपहरण करते थे। कालिया बोला, जिस गोली से मैं घायल हुआ था वो दुश्मनी की नहीं, मेरे ही सरदार की लिखी स्क्रिप्ट थी। धनंजय सिंह को फंसाने के लिए खुद पर करवाई गई फायरिंग थी, यानी खून भी तयशुदा और जख्म भी साजिश का हिस्सा। ये खेल सिर्फ बंदूक का नहीं था, ये खेल था कानून की आंखों में धूल झोंकने का। यहाँ गोलियां बाद में चलती हैं, चालें पहले चली जाती हैं। शायद जैसे ही ये राज सामने आया, लखनऊ पुलिस ने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। लखनऊ पुलिस ने पुरानी फाइलें जागी, धूल झाड़ी गई और अभय सिंह के नाम के आगे जुड़ गई। आईपीसी की धारा 120 भी, यानी साजिश की सबसे खतरनाक धारा। अब हालात ये है, जो बाहुबली दूसरों के जाल बिछाते रहे, उसी जालों के गांठों में एक बार उलझ गए। बुर्गे की जुबान खुली, साजिश परत उधड़ी और अभय सिंह की कहानी में किरदार नहीं, कानून सबसे ताकतवर बनकर खड़ा दिखा। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं था, बल्कि एक बाहुबली के साम्राज्य की दीवार में पड़ा पहला दरार था। 15 मई 2000
अभय सिंह जब विरोधियों के डर और समर्थकों की श्रद्धा का प्रतीक बने हुए हैं, उनकी कहानी है गोलियों की गलियों से लेकर विधानसभा के रण तक तूफानी सफर। एक कबूलनामा और सत्ता के गलियारों में मच गई खुलबली। गुर्गे सुरेंद्र कालिया के मुंह खुलते ही लखनऊ पुलिस हरकत में आ गई। मुख्तार गिरोह से जुड़े होने की वजह केवल रंगदारी के आरोप ही नहीं रहे, अब उन पर दर्ज हो चुकी है साजिश की धारा आईपीसी 120। यानी कहानी अब सिर्फ वसूली की नहीं रही, कहानी अब हमले की पथकथा लिखने, फर्जी मुकदमे रचने तक पहुंच चुकी है। एक विधायक और उस पर अंडरवर्ल्ड स्टाइल का षड्यंत्र सीधा आरोप था, लेकिन अभय सिंह हमेशा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आगे रहे और बढ़ते गए, क्योंकि अभय सिंह का सीधे तौर पर यह मानना था कि राजनीति में अगर आप आ गए हैं तो उसका अपराध से कोई नाता नहीं है। अभय सिंह अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से स्टाइल है, धनंजय की जिस तरह से स्टाइल है, दोनों दोस्त एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है, एक दूसरे की लिए हर चीज करते हैं। वो चाहे कोर्ट में लड़ाई लड़नी हो, चाहे क्षेत्र में लड़ाई लड़नी हो। अभय सिंह को आपको जौनपुर में देख सकते हैं और धनंजय सिंह को आप अयोध्या में देख सकते हैं। ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, अभी ये सत्ता संग्राम और सियासत की जो पहलवानी है अभी भी जारी है। एक बयान और सत्ता, साजिश और अपराध की पूरे परतें हिल गई। सुरेंद्र कालिया के कबूलनामे ने वो दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे छुपी थी हमले की पूरी स्क्रिप्ट। लखनऊ पुलिस ने एक पल की देरी नहीं की और साजिश की उंगली सीधे विधायक अभय सिंह पर जा टिका दी। मुख्तार गिरोह से पुराने रिश्ते, रंगदारी के आरोप से दर्ज अब जुड़ गई थी कई षड्यंत्र की सबसे बड़ी धारा। यानी ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, ये मामला बन गया था केस गढ़ने, हमला रचने और कानून को हथियार बनाने का। एक तरफ लोकतंत्र की कुर्सी, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की चालें और बीच में खड़ी थी कानून की तलवारें। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि साजिश कब रची गई, सवाल यह है कि साजिश का अगला शिकार कौन था और अगला नाम कौन सा होगा। अभय सिंह की कहानी यह भी बताती है कि जब खून और सत्ता का रिश्ता गाढ़ा हो जाए तो इंसाफ की स्याही भी देर से सूखती है। मगर सच्चाई यह है कि अपराध की फाइल में एक पन्ना ऐसा जरूर होता है जिस पर लिखा होता है कि आखिर अंत कब होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धूल भरी गलियों से शुरू हुई राजनीति लखनऊ जेल की ऊंची दीवारों को चीरती हुई, अयोध्या की सीमाओं को पार करती हुई ये दास्तान पहुंच गई अंधे साम्राज्य और रालिंद बिश्नोई के खौफनाक नेटवर्क तक। सत्ता के गलियारों में जिसकी परछाई हमेशा चली, आज वही नाम है अंडरवर्ल्ड की स्याही से कुर्सी पर बैठा जनप्रतिनिधि, फाइलों में दर्ज आपराधिक चेहरा। एक कहानी उस अंधेरे और प्रकाश की जंग की है, हर जो मोड़ पर बदलते खेल की है, हर कदम पर घटित होती साजिशों की है। एक ऐसा सफर जो डर और रहस्य के बीच चलता है, जिसकी गूंज केवल दीवारों तक नहीं बल्कि इतिहास में भी सुनाई देगी। अभय सिंह वो नाम है जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर बाहुबल तक और बाहुबल से सत्ता तक का सफर कभी डरे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। वो चाहे धनंजय सिंह से दोस्ती हो या फिर धनंजय सिंह से दुश्मनी हो, दोस्ती और दुश्मनी दोनों को एक सिक्के के दो पहलू बनाकर निभाने वाले अभय सिंह अब जनता के बीच में भी लोकप्रिय है, सत्ता में भी लोकप्रिय है और समाजवादी पार्टी से बगावत कर ये बता दिया कि वो सूर्यवंशी ठाकुर है और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया। और ये जो लड़ाई है कहां तक जाएगी ये आपको देखना बाकी है, बल्कि इतिहास भी सुनाई देगी और अगला नाम कौन होगा, अगला शिकार कौन होगा और ये सत्ता की साजिश कैसे आगे बढ़ेगी। क्या दुश्मनी दोस्ती में बदलेगी या अभय और धनंजय की अदावत जारी रहेगी। आज के मठाधीश शो में हमने आपको दिखाई एक छात्र नेता यानी छात्र राजनीति से लेकर सत्ता के सिंहासन की कुर्सी तक का सफर बाहुबली अभय सिंह का। बाहुबली अभय सिंह कभी पीछे नहीं हटे, एक बार बसपा से लड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी से लड़े, फिर विधायक बने, फिर एक बार चुनाव कब्बू तिवारी से हारे, फिर दूसरी बार विधायक बने 2022 के विधानसभा चुनाव में और राज्यसभा सांसद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बगावत कर दिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से और ये कहा कि मैं भगवान राम का वंशज हूं, सूर्यवंशी राजपूत हूं और मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी। सत्ता हो, अंडरवर्ल्ड हो, AK-47 से सत्ता तक का सफर हो, अभय सिंह हमेशा एक कदम आगे रहे और एक वक्त अब आ गया कि अभय सिंह की राजनीतिक पहुंच, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता और सिंहासन, बाहुबल का जो गठजोड़ है वो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ गया। अभय और धनंजय की दोस्ती की कहानी भी आप लोग जानते हैं और दुश्मनी लगातार जारी है। तो आज के मठाधीश में इतना ही, हम अगले मठाधीश में सिर्फ फिर
किसी बाहुबली की कहानी आपको सुनाएंगे कि आखिर मठाधीश, ये नाम हमने क्यों रखा है, सियासत और अपराध का कॉकटेल है। फिर किसी एक मठाधीश की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने अपराध के जरिए सत्ता के सिंहासन पर अपना पैर अंगद की तरह जमा लिया। नमस्कार।